पुर इसरार वाक़यात और शैतानी कुव्वतों के रूबरू किसी तिलस्माती वजीफे या किसी पीर के असाए मोजज़ नमा के बगैर आयात कुरानी के विर्द और दरूदों का सहारा सिफली ताकतों के खात्मे के लिए मातूब और मुर्तिद इल्म का सहारा नहीं लिया। गुमराही और अनदेखी कबाहतों में घिरे इंसान के लिए वाहद सहारा खुदा की ज़ात और उसकी याद। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है दीवाना इबलीस एपिसोड नंबर 10। शमरोज़ अचानक सोहराब आगे बढ़ा और शमरोज़ के बिल्कुल सामने जा रुका। बात मेरी समझ में आई और नहीं भी आई, ताहम मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरी शमा के गैब होने या उसे गैब कराने में तुम्हारा हाथ है, या कम से कम तुम जानते हो कि वो कैसे गैब हुई। इसलिए शराफत से खुल जाओ, वरना तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा क्या हशर कर सकता हूँ। ना सोहराब बाबू, ना, इसे कुछ ना कहना। इसने जो करना था कर दिया, जो होना था वो हो चुका। हम तुम्हारी बीवी को बहरहाल आज़ाद करा लेंगे, मगर उसकी आज़ादी के लिए इसका ज़िंदा रहना बेहद ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि शमा को वाकई इसने गायब किया या कराया है? सोहराब ने तेजी से कहा। हाँ, कलंगा ने सर हिलाया। ये नमक हराम है, जालिम है, लालची है, वक़्त की साजिश का शिकार है। और सोहराब ने शमरोज़ पर हाथ जोड़ दिया। फिर जब तक फ़ारूकी आगे बढ़कर उसे काबू कर पाता, उसने शमरोज़ का हुलिया बिगाड़ दिया था और उसके पे दर पे घोंसों और थप्पड़ों ने शमराज का चेहरा लहू लहान कर दिया और उसकी कराहें और चीखें खासी बुलंद थीं। कलंगा ने इस ख्याल से कि वो आवाज़ें कोई बाहर का आदमी ना सुन ले, हाथ से इशारा किया और कमरे का दरवाज़ा खटाक से बंद हो गया। फ़ारूकी ने बड़ी मुश्किल से सोहराब को हटाकर एक तरफ किया, वरना शायद वो शमरोज़ को जान से मार देता। फ़ारूकी ने रिवाल्वर जेब में डाला, जेब से बारीक डोरी का छोटा सा गुच्छा निकाला और शमरोज़ को कुर्सी से अच्छी तरह कस कर बांधने के बाद में मुंह से रुमाल ठोंस दिया। अब तुम ज़रा आराम से बैठो, ये कहीं नहीं जा रहा। अगर इसे मारना ही पड़ा तो मेरा वादा है कि ये तुम्हारे हाथों मरेगा। फ़ारूकी ने सोहराब को पलंग पर धकेल कर बिठा दिया। वो तेज़ तेज़ सांस ले रहा था और उसकी कहर आलूद निगाहें मुसलसल शमरोज़ पर जमी हुई थीं, जो ज़ख्मी हालत में कुर्सी से बंधा उन सब को बारी बारी वहशत भरी नज़रों से देख रहा था। 2-3 बार उसने जोर लगाया, मगर जब नायलॉन की डोरी उसकी कलाइयों और पिंडलियों में घुसती चली गई और अजियत बढ़ गई, तो उसने हरकत करना बंद कर दिया। उसकी बाछों से खून रस रहा था और उस सर्द मौसम में भी उसका माथा पसीने से तर था। कलंगा, उसने शमा को कैसे और क्यों गायब किया? फ़ारूकी ने फिर पूछा। तो कलंगा ने चंद फिक्रों में बात खोल कर रख दी। ये बहुत दिनों से कलमाशा के शहर में है बाबू। जिस दिन ये स्याह महल में पहली बार गया था, तभी कलमाशा ने इसके रूह को पहचान लिया था। वही अमीर कारवां रकीदों की रूह, जिसने सोने की थैली लेकर उर्फा को कलमाशा के हक में राम करने की साजिश की थी। मेरे पास भी बहस करने आया था। वही रूह शमरोज़ के कलबूत में नाच रही थी। उसने तभी इसको ज़हर कर लिया था। तब से अब तक ये उसके लिए काम कर रहा है। ये बज़ाहिर स्याह महल के नाम से भी खौफज़दा हो जाता है, मगर बबातन ये कलमाशा के लिए दूसरी हामला औरत की तलाश में था। पहली औरत को भी उसी ने कलमाशा के हवाले किया था। शमा की भी इसने कलमाशा को तला दी थी, मगर वो स्याह महल में चले जाने के बावजूद शमा पर हाथ न डाल सका, इसलिए कि मैंने उसके गिर्द हिसार कर रखा है। और फिर आज जब तुम दोनों स्याह महल गए, तो कलमाशा के हुक्म के मुताबिक उसने शमा को बेहोश किया और स्याह महल में पहुंचा दिया। मगर कब और कैसे? फ़ारूकी हैरत से बोला। हम दोनों तकरीबन शाम तक वहाँ रहे हैं। ये वहाँ किस वक़्त आया? शमा को कब लाया? हम ला इल्म हैं। भोले हो बाबू, ये बदरूहों की दुनिया है, शहर का जहां है, मावराई ताकतों के शाखसाने हैं। कलंगा ने एक गहरी सांस ली। सुबह से ये तुम लोगों को स्याह महल के बाहर छोड़कर वापस आया। दोपहर से पहले इसने कबाब आवर दवा मिलाकर
शमा को चाय पिलाई, उसको एक बड़े डब्बे में बंद किया और स्याह महल के पिछले हिस्से में मौजूद तय खाने में छोड़ आया। ये तब की बात है जब तुम दोनों कलमाशा से बहस में उलझे हुए थे। सोहराब पर फिर जैसे दौरा सा पड़ा और उसका जी चाहा कि वह उठे और शमरोज़ की बोटियां नोच डाले। हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। फारूकी ने उसे धाड़ते हुए देखा और लपक कर उसकी तरफ बढ़ा। सोहराब, खुद को काबू में रखो, कुछ नहीं होगा शमा को। कलंगा ने कहा ना कि वो उसके हिसार में है। हाँ सोहराब बाबू, कलंगा ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। कलमाशा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने उस पर जो हिसार बांध रखा है उसे तोड़ना किसी इबलीस के बस की बात नहीं। मगर तुमने उसे, सोहराब ने शमरोज़ की तरफ इशारा किया, उसे शमा को अगवा करने ही क्यों दिया? उसे रोक क्यों न लिया? जब तुम सब कुछ जानती थी तो फिर ये भी वारदात होने क्यों दी? वो कलंगा पर बरस पड़ा। ये ज़रूरी था सोहराब बाबू, कलंगा ने तहम्मुल से जवाब दिया। क्या तुम नहीं चाहते कि यह किस्सा अब ख़त्म हो जाए? चाहता तो हूँ, मगर तो फिर थोड़ा धीरज रखो बाबू। हर काम अपने वक़्त और तरतीब का मरहूने मिन्नत है। तुम सब्र खो दोगे तो सवाए अपनी जान जलाने के सिवा कुछ ना करोगे। होगा वही जो अज़ल से तय पा चुका है। सोहराब को जैसे बात की समझ आ गई, मगर वो अपने इश्ताल को क्या करता जो शमरोज़ की मौजूदगी में बार बार आग पकड़ रहा था। कलंगा, अब आगे क्या होना है? हम लोगों को क्या करना है ये बताओ, ताकि हम किसी आखिरी मंजिल को छू सकें। फारूकी ने उसे मुखातब किया। आज आधी रात के बाद तुम दोनों शमरोज़ को साथ लेकर स्याह महल जाओगे। उसके तय खाने का रास्ता शमरोज़ को मालूम है। तय खाने में आज जो कुछ होगा वो सदियों पहले शुरू होने वाले खेल का इख्तिताम होगा। मुझे यकीन है कि आज मेरी उर्फ़ा को निजात मिल जाएगी, वो आज़ाद हो जाएगी। कलंगा ने खोए खोए लहजे में कहा। क्या उसके लिए हमें किसी ख़ास तैयारी की ज़रूरत है? फारूकी ने पूछा। नहीं, ये मादी तैयारियों से हासिल होने वाली फ़तह का किस्सा नहीं है। ये तो रूहानी उजालों और फितरी अंधेरों की जंग है। वहाँ जो कुछ होगा उसके असबाब खुद ब खुद पैदा होते जाएंगे। हाँ, तुम दोनों अपनी मुक़द्दस किताब या उसका कोई ख़ास हिस्सा ज़रूर अपने पास रखना। यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। और शमा, उसका क्या? सोहराब ने बेताबी से पूछा। वो मेरी जिम्मेदारी है सोहराब बाबू, फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। अगर उसे कुछ होगा तो उससे पहले मैं फना हो जाऊंगी। कलंगा ने उसे दिलासा दिया। मगर मेरी शमा को कुछ हो गया तो उसके बाद मेरी तरफ से सारी दुनिया फना हो जाए, मुझे उससे क्या? सोहराब ने खुद गर्दी से कहा। मगर ये तय है कि उसके बाद मैं किसी को भी बाकी नहीं रहने दूंगा, चाहे वो कलमाशा हो या उसका बाप इबलीस। बहुत चाहते हो बाबू अपनी बीवी को? कलंगा ने सोहराब को बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा। हाँ, उसने सर झटका, अपने आप से भी ज़्यादा। यही वो ताकत है सोहराब बाबू जो तुम्हारी बीवी को कुछ होने नहीं देगी। मेरा हिसार कमज़ोर पड़ गया, टूट गया तो भी वो महफूज रहेगी। तुम नहीं जानते मोहब्बत कितनी बड़ी ताकत है। ये दरियाओं में रास्ते बना देती है, आसमान को एक लम्हे का सफ़र बना देती है। ये वक़्त की हर कैद, हर दाव, हर गैर मरी कुव्वत को अपने कदमों तले रोंद कर रख देती है। जवाब में सोहराब कलंगा को खामोशी से तकता रहा। ना जाने क्यों उसे कलंगा पर एतमाद करने में कोई तामुल ना रहा होता। वो बगैर किसी सबब के उसकी हर बात को सच समझकर खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा था। मैं अब चलूँगी, कलंगा ने फारूकी की तरफ देखा। तुम अब से ठीक 3 घंटे के बाद यहाँ से निकलोगे। शमरोज़ को तुम्हारे साथ होना चाहिए। और अगर उसने कोई शरारत की तो? सोहराब ने पूछा। शरारत कैसी? ये एक हकीर सा कैंचवा है सोहराब बाबू, कलंगा ने हकारत से कहा। कलमाशा ने इसे इस्तेमाल करना था, कर लिया। इसने उसे कोई सुई की नोक बराबर किसी ताकत से भी नहीं नवाजा था। वो तो मसलसल उसकी रूह पर हावी था। ये जाने अनजाने में उसका साथी बना हुआ था। ये बोले तो इसे मारो, ये भागे तो उसे मारो, ये रोए तो उसे मारो। ये तुम्हारे लिए एक ऐसा पत्थर है जिसे तुम्हारी ठोकरों की ज़रूरत है। और ये बात पूरे यकीन से दिल और दिमाग में बिठा लो कि कलमाशा अब या तब कभी उसकी हमायत के लिए नहीं आएगा। आज अगर इसे
اپنی ابلیسی قوتوں اور اپنی روحانی امداد کا مظاہرہ کرنا ہے تو اس کا وہاں ہونا ایک خاص وجہ سے ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو زندہ رکھنے کو نہ کہتی۔ بہرحال اسے ساتھ لے کر آنا، میں تمہیں وہیں ملوں گی، مگر اس وقت جب میرا وقت آئے گا، جب میرا آنا ضروری ہوگا۔ ایک بات اور، سہراب نے جلدی سے کہا۔ جواب میں کلنگا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ یہ سارا معاملہ آج رات ختم ہو جائے؟ ہاں، کلنگا نے عجیب اعتماد سے کہا۔ آج اماوس کی آخری رات ہے سہراب بابو، اماوس کی یہ آخری ہفتے کی رات بھی ہے، اور ایسا دوبارہ کب ہوگا اس کا علم کسی کو نہیں۔ یہ قدرت کے بھید ہیں، ان کو گرا کشائی آسان نہیں ہوتی۔ 250 سال بعد یہ وقت آیا ہے کہ اماوس کی آخری رات ہے، ہفتے کا دن ہے، اور کلماشا کے پاس 2 حاملہ عورتیں موجود ہیں۔ وہ اس وقت کے انتظار میں 2 صدیوں سے انگاروں پر لوٹ رہا ہے۔ وہ اس کو ہاتھ سے نہ جانے نہیں دے گا، اور کون جانے یہ وقت بھی اس کے انتظار میں گھات لگائے آ رہا ہو۔ سہراب نے سنا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے کلنگا کی بات ایک حد تک سمجھ میں آ گئی تھی۔ اچھا کلنگا، فاروقی نے دیوار گیر کلاگ پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، جو رات کے 9 بجا رہا تھا، سیاہ محل میں ملاقات ہوگی۔ کلنگا نے سر ہلایا اور نپے تلے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پھر سہراب کے لیے یہ ایک حیرت کا منظر تھا کہ ہوا کے جھونکے کی طرح بند دروازے سے گزر کر ان سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ فاروقی سہراب کی حیرت پر مسکرا دیا۔ شمروز کی آنکھیں سفید مائل زردی سے بھر گئیں اور چہرے پر سیاہی پھیلتی چلی گئی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے وہ تینوں سیاہ محل کے لیے روانہ ہو گئے۔ فاروقی اور سہراب نے شمروز کو بندشوں سے آزاد کر دیا اور اس کے دائیں بائیں پہلو میں ریوالور کی نالیں ٹکائی اور اسے درمیان میں چلاتے ہوئے اس کی جیب تک گئے۔ سہراب نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، درمیان میں شمروز کو بٹھایا۔ فاروقی آخر میں بیٹھا۔ جیپ کو آتے دیکھ کر چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ پھر جب تک وہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھتا، سہراب تیزی سے جیپ کو باہر نکال لے گیا۔ چوکیدار نے غور ہی نہ کیا کہ جیپ میں کون بیٹھا تھا اور کس طرح بیٹھا۔ اس کے لیے یہ کافی تھا کہ جیپ شمروز خان کی تھی، اور ظاہر ہے وہ خود ہی چلا رہا ہوگا۔ یہ اس کا درد سر نہیں تھا۔ سہراب نے اندر کی لائٹ آف ہی رکھی۔ فاروقی نے حمائل شریف کا ایک جیبی نسخہ اپنی شرٹ کے سامنے والی جیب میں رکھ لیا تھا، اور دوسرا سہراب نے جیکٹ کی اوپری جیب میں سنبھال لیا تھا۔ یہ 2 نسخے فاروقی کے پاس کہاں سے آئے، سہراب نے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ 1.5 گھنٹے کا فاصلہ سہراب نے 40 منٹ میں طے کیا اور جیپ سیاہ محل کی باڑ کے قریب جا کر روک دی۔ شمروز کو نیچے اتار کر انہوں نے آگے لگا لیا، اپنا ریوالور ہاتھ میں لیا اور سیاہ محل کی جانب چل پڑے۔ اندھیری رات میں سیاہ محل کے ایک خوفناک بھوت کی طرح ان کے سامنے منہ کھولے کھڑا تھا۔ اس منظر سے بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا۔ فاروقی کا تو اسے علم نہ تھا، مگر سہراب کو صرف اور صرف شمع یاد تھی۔ وہ ہر خوف، ہر دہشت سے بے نیاز شمروز کو لیے فاروقی کے ساتھ تیز قدموں سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر سیاہ محل کے تہہ خانے میں جا اترے۔ سیاہ محل کے قریب جا کر وہ رک گئے۔ سنو شمروز، سہراب نے اس کی گدی پر ریوالور کی نال رکھ دی، اگر تم نے ذرا سی بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں پورا چیمبر تم پر خالی کر دوں گا۔ مجھے صرف اور صرف اپنی شمع دکھائی دے رہی ہے، جسے میں ہر قیمت پر زندہ سلامت واپس لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے اگر مجھے جان لینی پڑی تو وہ تمہاری بھی ہو سکتی ہے، اور اگر جان دینی پڑی تو یقین کرو میں اس وقت بھی خود کو زندوں میں شمار نہیں کر رہا۔ شمع کے بغیر میں ایک لاش ہوں، اس لیے سیدھے ہمیں تہہ خانے کی طرف لے چلو۔ شمروز اس کی سرد اور دھمکی آمیز لہجے پر تھوک نگل کر رہ گیا، پھر چپ چاپ محل کے عقبی جانب چل پڑا۔ وہ دونوں اس سے 1 قدم پیچھے چل رہے تھے۔ فاروقی نے ٹارچ روشن کر لی۔ تاریکی جیسے ایک دم اور بڑھ گئی۔ سناٹا بوجھل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے چاروں طرف سے بدروہیں نمودار ہوں گی اور ان پر ٹوٹ پڑیں گی۔
अचानक उनको सरसराहट की तेज आवाज ने रुक जाने पर मजबूर कर दिया। शमरोद झिझक कर पीछे हट गया। फारूकी ने टार्च की रोशनी सामने डाली और उसके बदन सनसना कर रह गया। उनसे चंद कदम के फासले पर एक सांप फन गाड़े झूम रहा था। रोशनी खुद पर पड़ते ही वह फुंकारा और झूम कर एक तरफ हट गया। फिर इससे पहले कि सोहराब रिवाल्वर से उसका निशाना लेता, वो अंधेरे में गायब हो गया। फारूकी टार्च की रोशनी को उसके ताक़े में डाला, मगर बेसूद। वो गधे के सर से सींग की तरह नाबूद हो चुका था। जहाँ सांप गायब हुआ था, वो जगह एक घनी झाड़ी ने घेर रखी थी। ये झाड़ी में घुस कर ना बैठ गया हो। फारूकी ने खदशे का इज़हार किया। साइड से होकर निकल चलते हैं, सोहराब ने कहा। उसी वक्त झाड़ी में जैसे जलजला आ गया। वो तीनों चंद कदम पीछे हटकर खड़े हो गए। उनकी बेचैन नजरें झाड़ी पर जमी हुई थी और दिल सीने में तेज तेज धड़क रहे थे। शमरोद खान ने घबरा कर फारूकी का बाजू थाम लिया। फिर दूसरे ही लम्हे जो कुछ सामने आया वो इन तीनों को हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। वो कलमाशा था। कलमाशा के चेहरे पर अब भी दाढ़ी लहरा रही थी, ताहम उसने अपने बदन से चीथड़े उतार फेंके थे। अब उसके बदन पर जर्द चादर लिपटी हुई थी। गले में एक बड़ी सी मोटे मोटे दानों की माला थी। वो उनके सामने आया तो उनके सांस ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे रह गए। फारूकी की टार्च की रोशनी ने अचानक दम तोड़ दिया। अंधेरे में कलमाशा के चेहरे पर आखिरी तासर जो उन्होंने देखा वो नफरत और हकारत का था। उसके दुरुस्त चेहरे पर खौफनाक आंखें उनको यूं घूर रही थी जैसे उसे उनकी आमद पर गजब ने घेर लिया हो। खामोशी से लौट जाओ तुम। अचानक उसकी सरगोशी उभरी। खबरदार अगर तुमने मेरे महल में दाखिल होने की कोशिश की। सोहराब को अपने दिमाग पर सन्नाटा और गनूदगी सी छाती महसूस हुई। उसे लगा कि जैसे वो अपने पैरों पर खड़ा ना रह सकेगा। फारूकी की भी यही कैफियत थी। उनका ये एहसास दम तोड़ने लगा। वो कहाँ खड़े हैं। बोझल पलकें उनकी आंखों को दबोचने लगीं। लौट जाओ वरना तुम में से एक भी जिंदा ना बच सकेगा। आज की रात मेरे लिए अनमोल है। मैं इसमें तुम जैसे कीड़ों मकोड़ों को दखल अंदाजी कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसने गुर्रा कर कहा। मालिक मालिक। अचानक शमरोज ने उसकी तरफ लपकना चाहा और माहौल का सहर टूट गया। अफसों ख़त्म हो गया। सोए हुए जहन बेदार हो गए। फारूकी ने हाथ बढ़ाकर शमरोज की कमीज़ का कॉलर पकड़कर और उसे उससे बुरी तरह खींचकर पीछे को फेंका कि वो कलाबाजी खा कर रह गया। सोहराब की तवज्जो भी एक लम्हे को कलमाशा पर से हटी। फिर फारूकी ने जब दोबारा टार्च का रुख सामने की जानब किया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। कलमाशा गायब हो चुका था। फारूकी ने दूर दूर तक टार्च की रोशनी फेंकी, चारों तरफ घुमा घुमा कर देखा, मगर सब बेसूद। वो छलावे की तरह बेवजूद हो चुका था। उसी वक्त सोहराब ने उठने की कोशिश करते हुए शमरोज की पिसलियों में एक ज़ोरदार ठोकर रसीद की। वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह डकराया। उठ उठ हरामजादे, अभी तेरा मालिक दुम दबाकर भाग गया है। चल अब हमें वहाँ ले चल जहाँ वो अपने बिल में घुसा बैठा है। चल। सोहराब ने दूसरी ठोकर उसकी पेट में जमाई और वो ज़ोर ज़ोर से चीखता हुआ लोटपोट हो गया। उठो वरना अब हम तुम्हें गोली मारने से भी गुरेज नहीं करेंगे। फारूकी ने उसे किसी मुर्दा चूहे की तरह कमीज़ के कॉलर से पकड़ कर खड़ा कर दिया। वो मुसलसल कराहता हुआ उनके आगे चल पड़ा। उसका रुख स्याह महल के अकबी दीवार की तरफ था, जिसके करीब मौजूद दरख्तों ने बदरूहों की तरह शाखों को हरकत दी और जैसे उनको अपने बाजों में लपक लेने के लिए तैयारी करने लगे। सर्द हवा ने अचानक की 2-3 सांस लिए और वहाँ पत्तों और शाखों ने तालियां सी बजानी शुरू कर दी थी। आसमान पर कहीं कहीं टिमटिमाते तारों ने फिजा में हल्का सा गुबार फैला रखा था। हर तरफ एक बोझल खामोशी सर झुकाए खड़ी थी। इस माहौल में स्याह महल का वजूद एक ऐसे इफरत की अलामत था जिसका गुर्रा उठना किसी भी वक्त मुमकिन था।
اور ان کے تیز تیز دو دھڑکتے ہوئے دل اس گراہٹ کو سننے کے لیے تیار ہونے کے باوجود دہشت کے احساس سے عاری نہ تھے۔ چند لمحے قبل کلماشا کے ظاہر ہونے کا منظر ان کے ذہنوں پر روشن دھبوں کی طرح ناچ رہا تھا۔ سہراب اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کلماشا نے پہلے سانپ کا روپ دھارا تھا تو اب کسی نئے روپ میں سامنے آئے گا۔ فاروقی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت سے دوچار تھا اور شمروز وہ مرے مرے قدموں سے لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ اسی گرتی پڑتی حالت میں وہ سیاہ محل کی عقبی دیوار کے پاس جا کر رک گیا۔ فاروقی اور سہراب اس سے ایک قدم پیچھے رکے۔ اسی وقت نہ جانے کس طرف سے اچانک بڑی بڑی کتنی ہی چمگادڑیں چیختی چلاتی ہوئی ان کے سروں پر آ دھمکیں۔ وہ بے اختیار ان سے بچنے کے لیے جھک گئے۔ سہراب اور فاروقی نے تو بازوؤں کو چہرے کے گرد ڈھال سا بنا لیا، مگر شمروز چیخ کر زمین پر اوندے منہ گرا اور گٹھری سی بن کر رہ گیا۔ پاس ہی ایک درخت سے کوئی الو اپنی مکروہ آواز میں چیخا۔ اس اچانک آفتاب سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چمگادڑیں چند لمحے ان کے سروں پر چکراتی رہیں، پھر جدھر سے آنی تھی ادھر ہی منہ کر گئیں۔ شور ختم ہو گیا، چیخیں بھی تھم گئی اور فضا میں ایک سنگین سناٹے کی میخ گڑ گئی۔ اسی وقت ہوا ایک دم تیز ہو گئی۔ قریب اور دور درختوں کے شاخوں نے پتوں کے کانوں میں سیٹیاں سی بجانی شروع کر دی۔ فاروقی اور سہراب کپکپا کر رہ گئے۔ شمروز مسلسل زمین پر سمٹا پڑا ڈری ڈری آوازیں نکال رہا تھا۔ سہراب نے اس ارادے سے اپنا پاؤں اٹھایا کہ شمروز کو ایک ٹھوکر رسید کرے کہ اس کا اٹھا ہوا آگ تیزی سے اسے چکر دے گیا۔ اچانک ہی عقب سے ان کو کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں تیزی سے پلٹے۔ وہ عورت کی آواز ضرور تھی، مگر لگتا تھا کہ وہ کسی جہنمی مخلوق کے حلق سے خارج ہوئی ہو۔ فاروقی نے ٹارچ روشن کرتے ہوئے ادھر دیکھا۔ ہنسی کی شمع خراشی کرتی ہوئی آواز رک گئی اور لاکھ سر مارنے پر بھی ان کو کوئی انسان یا غیر انسانی وجود دکھائی نہ دیا۔ وہم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ سہراب بڑبڑایا، نہیں سہراب، یہ وہم نہیں، کلماشا کے شعبدے ہیں، وہ ہمیں خوف زدہ کر کے یہاں سے بھگا دینا چاہتا ہے۔ فاروقی نے اس کی بات کا جواب دیا۔ یہ غلط فہمی ہے اس کی، سہراب نے بے خوفی سے کہا۔ میں آج اپنی اور اس کی جان ایک کر دوں گا، مگر شمع کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ فاروقی نے اس کا شانہ تھپکا، پھر وہ زمین پر گرے پڑے۔ شمروز خان کی طرف متوجہ ہوا۔ اے شمروز خان، اٹھو، تہ خانے کا راستہ کھولو، جلدی کرو، وقت مت گزارو۔ اور لرزتا کانپتا شمروز خان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے ارد گرد دیکھا، پھر ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو، آپ ابھی اندر مت جاؤ، وہ اچھی جگہ نہیں ہے۔ بکو مت الو کے پٹھے، سہراب نے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ راستہ بتاؤ، ورنہ میں ابھی تمہارا قصہ پاک کر دوں گا۔ اور گھوم کر شمروز دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک مخصوص جگہ کو زور سے دبایا۔ گڑگڑاہٹ کی تیز آواز ابھری اور عقبی دیوار کے ایک بڑے پتھر نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ دونوں لپک کر آگے بڑھے اور ایک طرف ہوتے ہوئے شمروز کے پاس جا رکے۔ دیوار میں ایک قد آدم دروازے کی جگہ خالی ہو گئی تھی۔ یہی ہے تہ خانے کا راستہ، اب میں جاؤں بابو صاحب؟ شمروز نے ملتجی لہجے میں سہراب کی جانب دیکھا۔ جواب میں سہراب نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے شمروز کی آنکھوں میں دیکھا، پھر لپک کر اس کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور نمودار ہونے والے دروازے میں اچھال دیا۔ شمروز کی حلق سے ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی۔ وہ دھڑ دھڑ کی تیز آواز کے ساتھ شاید تہ خانے کی سیڑھیوں سے ٹکراتا ہوا تاریکی میں غائب ہو گیا۔ ارے! فاروقی آگے بڑھنا چاہا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اگر وہ مر گیا تو کیا ہم اس کا اچار ڈالنا تھا؟ سہراب کے لہجے میں لاپرواہی جھلک رہی تھی۔ فاروق نے کچھ کہنا چاہا مگر رک گیا۔ وہ سہراب کی ذہنی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ محبت کی انتہا پر نفرت کا نقطہ اظہار دیکھ رہا تھا۔
सोहराब शमा के गायब होने के जिम्मेदार शमरोज खान को कुत्ते की मौत मार डालने के दर पे था और उस पर गुस्सा निकालने का कोई मौका हाथ से ना जाने दे रहा था। उसने एक गहरा सांस लिया, टार्च रोशन करके उसका रुख तय खाने के दरवाजे की जानब किया, सोहराब की जानब देखा और कदम आगे बढ़ा दिया। सोहराब और फारूकी आगे पीछे अंदर दाखिल हुए। पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते ही तय खाने का दरवाज़ा एक बार फिर तेज गड़गड़ाहट से गले मिला और दीवार बराबर हो गई। आखिरी सीढ़ी में पर से उतरकर जो ही उन्होंने फर्श पर कदम रखा, उनको टार्च की ज़रूरत बाकी ना रही। ये एक लंबा था जिसके दाएं बाएं दीवार में लगे हुए मशालों को फारूकी ने लाइटर से एक एक करके जलाना शुरू कर दिया। खासा लंबा राहदारी नुमा रास्ता था। शमरोज का वहाँ कोई पता न था। एक लम्हे के लिए वो हैरान हुए, मगर फिर आगे बढ़ते चले गए। कॉरिडोर का खात्मा एक बंद दरवाजे पर हुआ। फारूकी ने उस पर ज़रा सा दबाव डाला तो वो तेज़ चरचराहट के साथ खुलता चला गया। दूसरी जानब अंधेरा था। कॉरिडोर में जलती मशालों की रोशनी का हल्का सा अक्स दूसरी तरफ पड़ रहा था, मगर वो काफ़ी नहीं था। उसमें दरवाजे के अंदर का माहौल उजागर हो सकता। क्या ख्याल है? फारूकी ने सोहराब की जानब देखा। चलें, देर ना करें, सोहराब ने जवाब में कहा और दोनों कदम ब कदम एक साथ दरवाजे में दाखिल हो गए। ये एक बहुत बड़ा हाल था जहाँ सतून दर सतून छत को टेक दी गई थी। दीवारों पर टार्च की रोशनी में अजीबोगरीब मखलूक़ात की मिट्टी तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। अचानक उनको बाएं तरफ से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों रुक गए। फारूकी ने तेज़ी से टार्च की रोशनी उधर फेंकी, मगर वहाँ कुछ ना था और उनके दिल हर नई बात पर ज़ोर ज़ोर से धड़कने के आदी हो चुके थे। ज़ाहिर है कि वो थे तो इंसान ही, जिनका ज़िंदगी में पहली बार ऐसे हालात से साबका पड़ रहा था। फारूकी की बात ने सोहराब के दिल में घर कर लिया था कि जो भी गैर फितरी अचानक और उल्टी सीधी बात या हरकत हो गई, वो कलमाशा की तरफ से उनको खौफज़दा करने की चाल ही होगी। इसलिए वो वक्ती तौर पर ठटक तो ज़रूर जाता, मगर खौफ या दहशत सिर्फ इस हद तक रह गई थी कि किसी भी हरकत पर एक लम्हे को उसका दिल उछल कर हल्क में आ जाता। ताहम दूसरे ही लम्हे वो उसे वहम की तरह झटक कर नॉर्मल होने की कोशिश करने लगता।